हम सबको लगता है कि बस अच्छे नंबर लाना ही सफलता की चाबी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कॉलेज एडमिशन या नौकरी में असली चुनौतियों का क्या रोल होता है? इस वीडियो में जानिए कि नंबरों के अलावा भी एक और खास बात है जो आपके भविष्य को बदल सकती है। आइए देखिए और समझिए वो सच जो अब तक छुपा हुआ था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं हिडन टैलेंट। और इसमें अब लास्ट में हमने कल जो वीडियो बनाया था डायमंड्स इन द रफ, बेचारे सभी स्टूडेंट्स को बहुत बोरिंग लगा। मुझे कैसे पता? आप लोग को जम्हाई आ रही थी खूब। हाँ, क्योंकि उसमें ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत हाई लेवल की बातें हो रही हैं, रिजर्वेशंस की बातें हो रही हैं। बट फिर मैंने सोचा इसके बारे में कि हम लोग आखिर क्या बताना चाहते हैं ऑथर। उनका कहना ये था कि अगर कोई आदमी बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत, तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। हम लोग यूजुअली जो सिस्टम है अभी आप लोग 15 से 20 साल 25 साल की उम्र में हैं और अगले 10-15 साल में हो सकता है आप लोग किसी बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे हों, गवर्नमेंट की या प्राइवेट सेक्टर में, या हो सकता है अपना ही छोटा मोटा काम कर रहे हों, लेकिन फिर भी आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में रहेंगे अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आसपास की सोसाइटी के लिए। तो उसमें हम लोग यूजुअली अपॉर्चुनिटीज़ उनको देते हैं जिनको हम फेवर करना चाहते हैं। जैसे मैंने देखा एक दादी जो थी ना, वो हमेशा जो सबसे कमज़ोर बच्चा था, चाचा थे एक, उनको फेवर करती थी। और इस चक्कर में चाचा जी को केवल फेवर लेने की ही आदत पड़ गई और वो मेहनती और टैलेंटेड बनने की बजाय चालाक और श्रूड बन गए, आलसी बन गए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप मौका उनको दो जो लोग किसी काम को करने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। रिजर्वेशन में भी वो कह रहे हैं कि और बारीकी से और गहरे में जाकर देखना चाहिए कि तुमने जो चीज़ भी अचीव किया तुम्हारे रिज्यूम में, वो उसमें क्या क्या ऑब्स्टिकल्स झेली। इसी चीज़ को, ये इनविजिबल होता है रिज्यूम में, इंटरव्यू प्रोसेस में, उसको कैसे विजिबल बनाएं वो हम आज पढ़ेंगे। Too often our selection system fails to weigh achievements in context of degree of difficulty. ऑथर कह रहे हैं अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों की अचीवमेंट्स को तो देखते हैं, लेकिन वो कितनी मुश्किल से अचीव किया गया है ये मिस कर जाते हैं। अब जैसे श्रीश हैं, इनको अगर बॉडी बिल्डर बनना है तो इनके लिए फ़िलहाल ज़्यादा मुश्किल है। आज मैंने देखा श्रीश को सिटअप्स करते समय इनका पूरा नीचे तक बैठ नहीं पा रहे थे, तो इनके लिए मुश्किल है। लेकिन वहीं पर इनके लिए, प्रतीक के लिए या वैभव के लिए या गरिमा के लिए रिलेटिवली आसान है। आज मैंने 10 सिटअप्स किया, श्रीश ने कितना किया? 2-3 किया। ये मुश्किल है। तो आप जिस किसी चीज़ को अचीव कर रहे हो, उस अचीवमेंट के लिए डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी भी पता होना चाहिए। रिसर्च शोज़ दैट व्हेन स्टूडेंट्स अप्लाई टू ग्रेजुएट स्कूल्स, एडमिशन officers pay surprisingly little attention to the difficulty of their courses and majors. रिसर्च बताता है जब बच्चे अप्लाई करते हैं ग्रेजुएशन के लिए, जैसे आप BCA कर रही हैं, आप BBA कर रहे हैं, तो एडमिशन के जो ऑफिसर होते हैं वो बहुत कम ध्यान देते हैं टू द डिफ़िकल्टी ऑफ देयर कोर्स एंड मेजर्स, कि उनका कोर्स या जिस चीज़ में भी मेजर करना चाहते हैं वो कितना मुश्किल था। एसिंग ईजी क्लासेस माइट गिव यू हायर ऑड्स ऑफ एक्सेप्टेंस। देखा जाता है अगर आपने किसी इजी, जैसे मैथ्स के लिए बोला जाता था आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो, लेकिन लैंग्वेजेस में अगर किसी ने 80% भी स्कोर किया तो बहुत मुश्किल है। तो ऑथर कह रहे हैं कि आपने अगर इजी क्लासेस में एस कर लिया, बहुत अच्छे नंबर पा लिए, इट गिव्स यू हायर ऑड्स ऑफ एक्सेप्टेंस, तो आपको अच्छे कॉलेज में एक्सेप्टेंस मिलते हैं। बिकॉज अरे ये तो 98% पाया बच्चे ने और तुम केवल 80% पाए हो। अरे भैया वो 80% पाया है हिंदी के थ्रू और यहाँ पर 98% पाया मैथ्स के थ्रू, तो लोग ध्यान नहीं देते इस चीज़ पर। रीजनेबली वेल एंड हार्ड क्लासेस एंड दैन डूइंग रीजनेबली वेल, थिंक अबाउट हाउ अनफेयर दैट इज़। थोड़ा सा सोचिए ये कितना अनफेयर है। इफ़ एडमिशंस ऑफिसर्स वर ओलंपिक फिगर्स, skating judges, they might have a skater who gets 6S on quadruple axel losing to one who gets 8S on the simple loop. बोलते हैं अगर आप सोचिए ओलंपिक्स के जज हैं
और किसी बंदे ने एक सिंपल लूप किया है स्केटिंग में, लेकिन उसने 8 बार किया है, 8S पाया। और वहीं पर एक आदमी ने 8 सेकंड में किया सिंपल लूप, और किसी ने क्वाड्रपल लूप किया, क्वाड्रपल एक्सेल किया, और वो हार गया, 6 सेकंड में किया। हु गेट्स 6 सेकंड्स ऑन क्वाड्रपल एक्सेल लूजिंग टू वन हु गेट्स 8S। दो लोग आपके सामने आए, एक ने 8 सेकंड में किया, एक ने 6 सेकंड में। 6 सेकंड वाले ने बहुत मुश्किल चीज़ की, 8 सेकंड वाले ने बहुत आसान तरीके से किया। तो आप किसको बोलेंगे अच्छा? 8 वाले को बोलेंगे बिकॉज उसको अच्छे नंबर मिले, जबकि मुश्किल था जिसका उसको होना चाहिए। इफ़ दे वर चूजिंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर, they would pick one who earned great returns on a bull market over the one who achieved great returns on the bear market. आप दोनों को, तीनों को, चारों को बुल मार्केट और बियर मार्केट पता है क्या होता है? बुल बियर मार्केट, शेयर मार्केट एकदम से बढ़ता है ऊपर और बियर में नीचे जाता है। हाँ, बुल मार्केट में बुल मतलब बैल होता है ना, और बियर मतलब भालू। तो जब बुल मार्केट होता है तो शेयर्स उठते हैं ऊपर। तो कह रहे हैं मान लीजिए अगर आप फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, किसी बंदे ने बुल मार्केट में, जब मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर उठ रहा था और उसमें खूब पैसे कमाए, उसको ज़्यादा पॉइंट्स देंगे या उस बंदे को जो बेयर मार्केट में, मार्केट जब गिर रहा था उसमें पैसे कमाए? लेकिन आम तौर पे लोग इसको ध्यान नहीं देते। ये तो अभी इन्होंने पॉइंट आउट किया, तब हम लोग बोल रहे हैं कि बेयर मार्केट पे। आई डोंट ब्लेम एडमिशन ऑफिसर्स और हायरिंग मैनेजर्स. Many don't know their proxy measures are poor and a few have been trained to look for better signs of potential. ऑथर कह रहे हैं मैं उनकी गलती नहीं मानूंगा जो लोग मैनेजर्स हायर करते हैं, क्योंकि उनका जो तरीका है मेजर करने का वही पुअर है, वही सही नहीं है. I have been serving on Ivy League admission committees and making hiring decisions for 2 decades. ऑथर कह रहे हैं मैं भी ऐसे ही बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन के कमेटी में बैठता हूँ और लोगों की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता हूँ, रिजेक्ट करता हूँ. But it didn't occur to me until now to look at applicants' grade relative to their difficulty of their measures. और मुझे आज तक ये नहीं दिखाई दिया कि मैं उसकी डिफ़िकल्टी को भी ध्यान दूँ कि किसी आदमी के नंबर जो मिले हैं तो उसको डिफ़िकल्टी कितनी थी उसको. चीज़ कैसे देखें कि मान लीजिए इसने ही जो नासा में अप्लाई करा था वो तो डाल ही नहीं रहा था. यही तो पूरा का पूरा इस चैप्टर का सीक्रेट है कि एक आदमी की डिफ़िकल्टी को आप कैसे देखेंगे. यही तो इस आज के वीडियो का टॉपिक है, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल. बिल्कुल यही तो सबकी प्रॉब्लम है. अब मान लीजिए 500 डॉक्टर्स बनना चाहते हैं और एक आदमी है जो पागल की तरह, जैसे डॉक्टर सिद्धांत हैं, वो पागल की तरह मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं, मरीज़ को इलाज करना चाहते हैं, और एक हैं जो उतना सीरियस नहीं है डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन वो अपने स्कूल में टॉप कर गए, मेरिट में भी टॉप कर गए और अब उनको सीट मिल गई, डॉक्टर बन भी गए, बट बीच में ही छोड़ दिया. बनने के बाद में उन्होंने छोड़ दिया मेडिकल प्रैक्टिस. ऐसे आदमी को आप डॉक्टर बनाना चाहेंगे या ऐसे आदमी को जो पागल की तरह डॉक्टर बनना चाहता है और उसने लाख मुश्किलों के थ्रू उसको अचीव किया है अपनी सीट को? आप उसको डॉक्टर बनाना चाहेंगे, उसको डॉक्टर की सीट देंगे जो फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहता है. इसीलिए हमको ना, इवन अगर किसी बुक को पढ़ रहे हैं, आप किसी काम को कर रहे हैं, तो आप ये पूछिए अपने आप से कि मैं इस चीज़ के लिए कितना मुश्किल क्रॉस करने को तैयार हूँ. बहुत बार हम लोग काम करना चाहते हैं. आज ही मैं देख रहा था सौरभ जोशी की शादी वादी पक्की हुई, 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं. अब तो वो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रिटीज़ है, शाहरुख खान है वो. हम लोग ने भी स्टार्ट किया था ब्लॉगिंग, वो बुखार उतर गया. तो वो जो मुश्किलें हैं ब्लॉगिंग के लिए हम लोग नहीं लेने वाले. तो उसने मुश्किलें लिया और उसका असर भी मिला. बोलते हैं, ऑथर कहते हैं मैं खुद नहीं सोचता था लोगों की मुश्किलों के बारे में जब उनको सेलेक्ट करता था. विदाउट बीइंग एबल टू कंपेयर वन करिकुलम टू अनदर, आई वॉज इल इक्विप्ड टू कंपेयर वन एप्लीकेंट्स एक्म्प्लिशमेंट टू अनदर. बोलते जब मैं ये नहीं जानता कि एक दोनों सब्जेक्ट के अलग अलग करिकुलम को नहीं जानता, तो मैं उनको कैसे डिसाइड कर सकता हूँ कि कोई आदमी कितना मुश्किल से पढ़ा है. आई शुड हैव नोन बेटर. ऑथर कहते मुझे पता होना चाहिए था. एक अच्छा सिस्टम बनाने के लिए जहाँ पर हर बंदा अपने पोटेंशियल को अचीव कर सके, मुझे पता होना चाहिए था. सिलेक्शन सिस्टम नीड टू पुट परफॉर्मेंस इन कॉन्टेक्स्ट. ये जो बुक है और ख़ासतौर से ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, अगर ये आपको अच्छे से पता है तो यू कैन क्रिएट अ मूवमेंट.
बिकॉज जितनी भी देशों की गवर्नमेंट होती है, अभी मुझे याद है डॉक्टर हिमांशु रिम्पी के भाई, वो मिले थे मोदी जी नहीं, योगी जी से किसी के थ्रू, एक मीटिंग चल रही थी उसमें। तो उसमें उन्होंने पूछा था कि ये बताइए कि टेक्नोलॉजी की मदद से आप ये जो हम आपको कॉलेज दे रहे हैं, मेडिकल कॉलेज, उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे। योगी ने पूछा था। हाँ, उसमें एआई का कैसे इस्तेमाल, तो डॉक्टर हिमांशु ने कहा था कि इसमें हम एआई का इस्तेमाल भी करेंगे। उन्होंने कहा था अगर हम आपको कोलैबोरेट करा दें ये मेडिकल कॉलेज को आईआईटी के साथ में, तो आप कैसे चीज़ों को बहुत चेंज करोगे। तो उन्होंने कहा कि एआई वगैरह का इस्तेमाल करके। अब अगर आपको ये जो हम पढ़ रहे हैं ये अच्छे से पता हो, बहुत अच्छे से पता हो, ऐसे पता हो जैसे 2 1 2 2 2 4 2 3 6, इतने अच्छे तरीके से पता हो, तो आप पॉलिसी मेकर्स को खाली इम्प्रेस नहीं कर पाओगे, आप उनको ये प्रूव करा दोगे कि उनका उस कुर्सी पर होना अच्छा है। वो लोग बोलेंगे यार शाबाश, इस आदमी की वजह से हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। सारा सीक्रेट है किसी चीज़ को आप समझते हैं कि नहीं। इसीलिए अकबर के टाइम पर 9 रत्न थे उसके पास, जीनियसेस, जो 9 लोगों को रखता था अपने पास, जीनियस था उनके। और आज भी लोग पीएम के एडवाइज़र्स होते हैं, स्पेशल पोजीशन बनाई जाती है। अगर आप किसी काम में बहुत अच्छे हैं तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है। अच्छे होने का मतलब उस चीज़ को आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था इस सीरीज़ को हम लोग ऐसे पढ़ें जैसे ज़ेनोगा पढ़ते हैं। इससे हम पॉलिसीज़ को बनाने में हेल्प कर सकते हैं। ऑथर कह रहे हैं सिलेक्शन सिस्टम्स नीड टू पुट परफॉर्मेंस इन कॉन्टेक्स्ट। जहाँ कहीं पर भी किसी का सिलेक्शन होता है तो उसमें परफॉर्मेंस को कॉन्टेक्स्ट में रखना पड़ेगा। इट्स लाइक हैविंग रेसलर्स कम्पीट इन देयर ओन वेट क्लास। ये ऐसा हो जाएगा जैसे कि जब रेसलर्स कम्पीट करते हैं, रेसलर्स कंपटीशन करते हैं, तो 2 लोगों का जितना वेट होता है उसी में तो कम्पीट करते हैं। एक आदमी 500 किलो का, एक आदमी 250 किलो का, उसकी थोड़ी कंपटीशन कराते हैं। क्रिकेट में भी आप सेम एज वालों को एक टीम में डालते हैं। एक आदमी 25 साल का, एक आदमी 16 साल का, इनको नहीं रखते एक टीम में, एक मैच में। A promising approach is to create metrics that objectively compare students to their peer groups. इसमें अप्रोच सही वाला वो होगा जिसमें आप ऐसा कुछ मेट्रिक तैयार करें जिसमें जो पीयर ग्रुप हैं, एक ही टाइप के बच्चे हैं, एक ही लेवल के, उनको आप कंपेयर कर सकें। Along with each student's grade, transcripts should display the grade point average. ये थोड़ा मुश्किल है समझना, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। जब आप किसी बच्चे का ग्रेड देखें तो उस ग्रेड के साथ साथ उसमें होना चाहिए ग्रेड पॉइंट एवरेज एंड द रेंज फॉर देयर स्कूल्स एंड मेजर्स। मान लीजिए किसी बच्चे ने पाया 80% मार्क्स, तो ये तो उसने मार्क्स पा लिया, लेकिन साथ ही साथ होना चाहिए ग्रेड पॉइंट एवरेज कि पूरे क्लास ने कितना पाया और उसका एवरेज कितना हुआ। मान लीजिए किसी बच्चे ने जो सबसे कम पाया वो 35% पाया, जो सबसे अच्छा पाया वो 80% पाया। तो ये सबका एक एवरेज निकालना चाहिए और फिर उससे कंपेयर होना चाहिए इस बच्चे का ग्रेड। इससे क्या होगा, आप किसी इजी सब्जेक्ट को किसी हार्ड सब्जेक्ट से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। इजी सब्जेक्ट वो होगा जिसमें ढेर सारे बच्चों ने ढेर सारे नंबर पाए, तो वहाँ पर ग्रेड पॉइंट एवरेज ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है? Displaying the difficulty of the task is only one way of contextualizing performance. जब आप किसी काम के डिफ़िकल्टी को दिखा पाते हो तो वो केवल एक तरीका है परफॉर्मेंस को कॉन्सेप्चुलाइज करने के लिए। परफॉर्मेंस को कॉन्सेप्चुलाइज मतलब वो सही तरीके से कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये दिमाग में फ़ोटो बनाते हैं आप। जब आप पहले से ही सोचते हो कि ये काम मुश्किल काम को इसने किया था, हाँ यार अगर इसने मुश्किल काम को किया इसका मतलब ये मुश्किल काम को कर भी पाएगा फ्यूचर में, कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं। We can also adjust for difficulty outside the classroom by comparing students to peer in similar circumstances. इसके साथ साथ एक और चीज़ कर सकते हैं आप, adjust for difficulty outside the classroom. एक बच्चा क्लास में है, दूसरा बच्चा क्लास में है, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों ने एक इंग्लिश का या हिंदी का सब्जेक्ट का पढ़ाई किया और बहुत मुश्किल पढ़ाई थी और उसने पास कर लिया। लेकिन साथ ही साथ एक बच्चे को 80% मिला, दूसरे बच्चे को 81% मिला। एक बच्चा घर में लाइट भी नहीं है और वो एक्स्ट्रा काम करता है, सब्जी बेचता है और तब पढ़ता है। ये है
डिस्प्लेइंग डिफ़िकल्टी आउटसाइड द क्लास, कि उस बच्चे की बाहर, क्लास से बाहर की डिफ़िकल्टी क्या है, उसको भी आपको देखना चाहिए. Some schools have taken the promising step of expanding transcripts to show students' grade relative to their neighborhood. कुछ स्कूल्स ने इसको शुरू किया है कि किसी बच्चे का, उसका नेबरहुड कैसा है, वो गरीब घर से है, बहुत गरीब घर से है कि वेल ऑफ घर से है, इसको भी उनके ट्रांसक्रिप्ट में लिखा जाता है कि उन्होंने इस मुश्किल के थ्रू अचीव किया है. Experiments show that this can help admission officers to spot the potential in lower income students without reducing their enthusiasm about students from families with greater means. ये एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि जो बच्चे लोअर इनकम ग्रुप से हैं, गरीब घरों से हैं, उनको आप स्पॉट कर सकते हो. और वहीं पर, और साथ ही साथ उनको ये नहीं फील होता अरे आप तो गरीब थे इसलिए हमको सेलेक्ट किया गया. आप केवल गरीब थे इसलिए नहीं, आपने गरीबी में भी मेहनत किया था और एक अच्छा लेवल हासिल किया, इसलिए सेलेक्ट किया गया. नहीं तो क्या होता है, एक आदमी पढ़ने में एकदम पिसड्डी है लेकिन उसका रिजर्वेशन हो गया. क्यों? क्योंकि गरीब घर से था तो उसको कॉलेज मिल गया. फिर कॉलेज में घुसा तब भी फेल हो रहा है, थ्रू आउट फेल हो गया, तो एक सीट बर्बाद हो गई. एक एक सीट मेडिकल कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की, किसी भी कॉलेज की बहुत कीमती होती है. इन द यूके, when universities and employers are starting to weigh discrete signs of economic hardship. यूके में यूनिवर्सिटीज़ और एम्प्लॉयर्स, मतलब कॉलेजेस और जो नौकरी रखने वाले एम्प्लॉयर्स हैं, वो लोग अब इस चीज़ को ध्यान से देख रहे हैं कि जो लोग इकोनॉमिक हार्डशिप्स को से निकल के आ रहे हैं उनके साइंस देख रहे हैं. लाइक होल्डिंग अ वर्क स्टडी जॉब एंड रिसीविंग फ्री मील्स. जो लोग बेचारे बहुत गरीब घर से आ रहे हैं उनको वो लोग वर्क स्टडी जॉब देते हैं कि ठीक आप काम करते करते उनको कोई जॉब भी देते हैं ताकि पढ़ाई कर सकें, और इसके साथ साथ उनको फ्री मील्स भी दिए जाते हैं. अगर बहुत गरीब है, उस बेचारे को घर पे अपना खाना बनाना पड़ रहा है, खाना कमाना भी पड़ रहा है और पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो उसको कॉलेज के थ्रू ही उनको पैसे भी मिलते हैं. आई आस्क्ड डुआन रॉस about this idea and he told me that if this kind of information had appeared on Jose's application, NASA would have given him a closer look. तो ऑथर बोलते हैं, मैंने डुआन रॉस को पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर ये सब चीज़ें जोजे के एप्लीकेशन में मुझे पता चला होता तो नासा ने उनको आराम से ध्यान से देखा होता और उनको शायद एक्सेप्ट कर लिया होता. इफ़ द कैंडिडेट वॉज अ माइग्रेंट फार्मर वी वुड हैव बेटर नोटिस दैट, पर्टिकुलरली इफ़ ही वेंट ऑन एंड डिड समथिंग सो पॉजिटिव. अगर वो कैंडिडेट बेचारा एक माइग्रेंट फार्मर है जो दूसरे शहर से, जैसे आज आप देखेंगे यूपी और बिहार की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से ढेर सारे लोग जाते हैं हैदराबाद, बम्बई, गुड़गांवा और वहाँ पर ठेले पे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो इनको बोलते हैं माइग्रेंट वर्कर्स. हालांकि ये एक शहर से दूसरे शहर में माइग्रेंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही एक देश से दूसरे देश में अगर माइग्रेंट फार्मर है तो अगर जोजे को, तो उसको ध्यान से देखा गया होता और इसके बावजूद उसने इतना पॉजिटिव कुछ किया तो उसको हमने ज़रूर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया होता. ऑल्दो दिस अप्रोच कैन हेल्प अस आइडेंटिफाई सम अनकट जेम्स, मैनी डिफिकल्टीज आर मोर सब्जेक्टिव एंड हार्डर टू मेजर दैन द टफ ग्रेडिंग एंड फाइनेंशियल हार्डशिप्स. कहते हैं हालांकि ये सिस्टम में आप कुछ लोगों को तो सेलेक्ट कर पाओगे, खोज पाओगे, लेकिन फिर भी बहुत सी मुश्किलें ऐसी होती हैं जो सब्जेक्टिव होती हैं. मतलब एक बच्चा उस मुश्किल को बता नहीं पाएगा. जैसे अगर आप किसी किताब को पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपके घर में बहुत डिस्ट्रैक्शन है, आपका घर बहुत अमीर है लेकिन साथ ही साथ बहुत डिस्ट्रैक्शन भी है. मुझे याद है पापा हम लोगों को इलाहाबाद से बम्बई केवल इसलिए ले गए थे पढ़ने के लिए क्योंकि इलाहाबाद में आए दिन गाँव से कोई ना कोई आ जाता था, कोई ना कोई मेहमान आ जाता था. फिर मैं अपना मस्ती करता था, तो वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है. लेकिन वो डिफ़िकल्टी सब्जेक्टिव डिफ़िकल्टी है. अगर आप लिख देंगे कि आज मामा जी आए थे ना इसलिए पढ़ाई नहीं किया, मैंने होमवर्क नहीं किया, तो वो लोग नहीं देख पाएंगे सब लोग. तो ये चीज़ें मुश्किल हैं आपको ग्रेड कर पाना. वी नीड अ वे टू असेस द डिस्टेंस पीपल हैव ट्रैवल्ड टू ओवरकम द यूनिक ऑब्स्टिकल ऑन देयर पाथ. हमारे पास एक ऐसा तरीका होना चाहिए ताकि हम ये देख सकें कि कोई आदमी कितना कर पाया. जैसे अगर आप सब के सब यहाँ पर हैं, वैभव बेचारे BCA कर रहे हैं और BCA कंप्लीट करने के बाद मुझे लगता नहीं कि आप MCA भी करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे ना. गरिमा कर रही हैं BBA, उसके बाद MBA शायद करना चाहेंगे, MBA करना चाहेंगे. श्रीश आप इंजीनियरिंग जो भी पढ़ाई करेंगे उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहेंगे और उसके बाद PhD करना चाहेंगे, पता नहीं. तो अगर कोई भी चीज़ आप करना चाहेंगे तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड. जैसे मैंने
ग्रेजुएशन के बाद MBBS के बाद में मैंने सोचा छोड़ो यार, बहुत पढ़ाई मुश्किल थी, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो 4 साल बाद फिर मैंने बड़ी मम्मी से जब मिला तो बोलती भाई शादी तो मैं तभी करूँगी जब तुम PG हो जाओगी। मैंने कहा यार ये तो लड़की बड़ी परेशान कर देगी, पढ़ना ही पड़ेगा। तब मुझे PG करना पड़ा। तो आप लोग भी सोच लो, MD पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं उसको। तो अगर मैंने वो कर लिया तो मैंने एक और बिग चीज़ अचीव की। तो ऑथर कह रहे हैं कि कोई आदमी कितनी डिस्टेंस अचीव करता है और वो उस दौरान कितनी मुश्किलें उसने क्रॉस की हैं, इस चीज़ का भी एक तरीका होना चाहिए एसेस करने के लिए। गुड न्यूज़ इज़ दैट schools and employers already have access to some valuable data and if only they knew where to look। और बोलते हैं अच्छी खबर यह है कि स्कूल्स और एम्प्लॉयज़ के पास ऑलरेडी ये चीज़ डाटा है, वो पहले से जान सकते हैं कि एक बच्चे ने कितना मेहनत किया है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। लेकिन उसके लिए उनको ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो डाटा के पॉइंट्स को देखना पड़ेगा, तब उनको समझ में आएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम लोग जानते हैं कि हमारे इस घर का माहौल रिलेटिवली मोर कंड्यूसिव है पढ़ाई के लिए कंपेयर टू NTPC जहाँ पर देवांश पढ़ता है, उससे थोड़ा से ज़्यादा अच्छा है। तो आप किसी भी चीज़ को देख करके आप बता सकते हैं कि इसको मुश्किल थी कि नहीं थी। तो इस चीज़ में एक बहुत ही सिंपल तरीके से हमको बताते हैं कि यू शुड लुक एट राइज ओवर रन। यू शुड लुक एट राइज ओवर रन मतलब आप ये दूसरों के बारे में नहीं है, ये अपने बारे में भी है। ये क्या है राइज ओवर रन? राइज मतलब ऊंचा चढ़ना और रन मतलब दौड़ना। कितना दूर गए हैं एक ये चीज़ है, और कितना ऊंचा गए हैं एक ये चीज़ है। देखिए समझते हैं। इन अ स्टार्टलिंग स्टडी, स्टार्टलिंग भैया बोला है, स्टार्टलिंग मतलब शुरुआत। कमाल की, अच्छा। कमाल की स्टडी हुई है। इकोनॉमिस्ट जॉर्ज बलमन analyzed a massive data set containing every high school graduate in Florida from 1999 to 2002। भैया बहुत बड़ी स्टडी हुई है। एक इकोनॉमिस्ट हैं जॉर्ज बलमन, उन्होंने बहुत बड़ा डाटा सेट लिया लाखों स्टूडेंट्स का 1999 से लेकर के 2002 तक जितने भी स्कूल्स हैं फ्लोरिडा में उन सब बच्चों का डाटा लिया, मैसिव डाटा सेट। The goal was to investigate whether their grades would predict their future success। गोल ये था कि गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्च करती है बच्चों को पढ़ाने में, नंबर अच्छे दिलाने में। तो क्या एक बच्चा अगर अच्छे नंबर पाता है तो फ्यूचर में वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा? क्या गोल था शिरीष, क्या गोल था? फ्यूचर में सक्सेसफुल होगा कि नहीं ये उनके ग्रेड्स पे देख के हाँ, ये देखना है। मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉलेज ग्रेजुएशन रेट्स एंड इनकम अर्नड अ डिकेड लेटर। इसमें दो चीज़ें देखनी थी, एक तरफ कि उस बच्चे ने अपने कॉलेज में क्या नंबर पाए हैं और दूसरा उसका भविष्य में 10 साल बाद कितना सैलरी पा रहा है, मोटी पा रहा है कि कम पा रहा है। तो 14 से 18 साल के बच्चे थे ये। फ्रेशमैन ईयर ग्रेड्स रिवील्ड नथिंग अबाउट स्टूडेंट्स पोटेंशियल फॉर फ्यूचर सक्सेस। फ्रेशमैन क्या होता है? एक मिनट, 9th क्लास का। वेरी गुड। फ्रेशमैन होता है 9th क्लास, सोफोमोर 10th। तो फ्रेशमैन ईयर ग्रेड्स रिवील्ड नथिंग अबाउट स्टूडेंट्स पोटेंशियल फॉर फ्यूचर सक्सेस। तो उनकी 9th क्लास में क्या नंबर मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि वो बच्चे कितना सैलरी पाएंगे। दूसरा था सोफोमोर। सोफोमोर कौन सी क्लास हो गई? 10th। एंड जूनियर ईयर्स डिड मैटर। 10th में और 11th में जो नंबर पाए उससे फ़र्क पड़ा। एवरी GPA पॉइंट हायर वॉज वर्थ 5% मोर इनकम लेटर। GPA में 1 GPA 2 GPA होते हैं ना? हाँ वही CGPA GPA क्या होता है ये तो मुझे आपको बताने के लिए देखना पड़ेगा। ग्रेड पर एवरेज बोलते हैं क्या? हाँ, ग्रेड पर एवरेज। व्हाट इज GPA? प्लीज एक्सप्लेन। According to the Princeton Review, your grade point average is the sum of all your course grades throughout your high school career divided by the total number of credits. Most high schools report grades on a 4.0 scale. सम ऑफ ऑल योर कोर्स ग्रेड, आपने सारे कोर्सेज में जितने भी नंबर पाए हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स। उसको अगर और आसान तरीके से हाउ डू यू एक्सप्लेन GPA? देखो, यूजिंग द स्केल फ्रॉम 1 to 4 योर GPA ट्रैक योर प्रोग्रेस ड्यूरिंग योर स्टडीज़।
दिस नंबर इज़ यूज टू एक्सेस, नहीं इसको ऐसे समझते हैं, GPA कंपेयर टू परसेंटेज। देखिए भैया सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको 3 GPA मिला तो कितने परसेंट हुए? 75%। 4 GPA मिला तो 100% वाले स्टूडेंट हैं आप, 2 GPA मिला तो 50% वाले स्टूडेंट हैं, और 1 GPA मिला तो इसमें बाकी सबका वो हो जाता है, मतलब जैसे मान लो जिसने अच्छा किया उसका जो, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का बहुत अच्छा नंबर नहीं आया, लेकिन उस हिसाब से दोनों के नंबर अगर देखे जाए तो बराबर बराबर के आ जाते हैं, तो फिर जो ज़्यादा नंबर पाता है उसके लिए एक तरीके से बुरा ही होता है ये। GPA 3 मिला तो आप 75% वाले हैं। 1 25, 2 50, 3 75 और 4 100। ये तो कह रहे हैं एवरी GPA पॉइंट हायर वॉज वर्थ 5% मोर इनकम लेटर। हर एक GPA अगर आपका हायर हो गया, इसका मतलब फ्यूचर में चल के आपकी इनकम 5% ज़्यादा होगी। और सीनियर ईयर्स में 12th में वॉज ट्वाइस एज इम्पॉर्टेंट, वहाँ पर और डबल, एवरी GPA पॉइंट वॉज वर्थ 10% हायर इनकम। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 80% पाया GPA था, तो मान लीजिए 3 GPA, और आपकी दीदी ने पाया 2 GPA, तो आपकी सैलरी होगी 50,000, इनकी सैलरी होगी 40,000। अब ये सुनने में बड़ा कम लगता है, ठीक है 40-50, लेकिन जब ये सैलरी बढ़ती है, एक बार आप हायर सैलरी पे एंटर करते हो तो आपकी सैलरी और बढ़ती जाती है। मतलब बब्बू NTPC में जॉब करते हैं, और एक आदमी है जो इंजीनियर है, वो भी NTPC में जॉब करता है, लेकिन दोनों की सैलरी में ऑलमोस्ट 3 गुना का फ़र्क होगा। एक को मिलेगा 50,000 शुरुआत में, एक को मिलेगा 1.5 लाख। इसमें वो होता है ना E1 E2। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रहा है, ये सब 10वीं में, और आगे जाके क्या पता कोई और कुछ और ही कर ले। यही तो डाटा है। उन्होंने ये नहीं देखा कि फ्यूचर में क्या किया, उन्होंने कहा हम खाली उनके इंजीनियरिंग के कॉलेज की डिग्री कुछ नहीं देखेंगे, हम खाली पूछे देखेंगे आप डाटा दो मुझे, उसने 10th में 11th में 12th में कितना पढ़ा, कितना मार्क्स पाया, और बाद में सीधे पहुँचे उनके सैलरी ली, बीच की चीज़ छोड़ दिया। ये देखना चाहते थे कि क्या इन नंबरों से भी उनका कुछ फ़र्क पड़ता है। एक डाटा है, ये एक एनालिसिस है, ये कोई ब्रह्म वाक्य नहीं है कि जितना पाओगे उतना सैलरी मिलेगी। बहुत से लोग इंप्रूव कर जाएंगे, बट एक एनालिसिस हुई है। अब देखिए यही आपका जो डाउट है उस समझ में आएगा आपको क्लियर। बट वॉट रियली फोरशैडोड अर्निंग पोटेंशियल वॉज वेदर स्टूडेंट्स इम्प्रूव्ड ओवर टाइम। इस GPA वाले कहानी में जो चीज़ छुप गई वो ये थी कि किसी बच्चे ने इस बीच में इम्प्रूव किया है कि नहीं। और पता है कि ये इसमें वैभव क्यों इतना चिल्ला रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो इम्प्रूव किया है। बोलेंगे यार मेरे तो नंबर कम थे 10th में, तो क्या मैं कम कमाऊँगा? अगर बीच में इन्होंने मेहनत कर लिया और इम्प्रूव कर गए तो ज़्यादा कमाएंगे। यही बोल रहे हैं व्हाट फोरशैडोड, जो चीज़ छुप गई कि अर्निंग पोटेंशियल वाज वेदर स्टूडेंट्स इम्प्रूव्ड ओवर टाइम। अनफॉर्चुनेटली कॉलेजेस टिपिकली इरेज्ड देयर ट्रैजेक्टरी बाय कोलैप्सिंग इट इनटू अ सिंगल स्कोर। बदकिस्मती से जो कॉलेजेस थे वो बच्चों का नंबर देखते थे, बोलते भाई ये बेकार करेगा, ये अच्छा करेगा। दे सॉर्टेड स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर एवरेज ग्रेड्स ओवर 4 years। उन्होंने कहा भाई बच्चों को 4 साल में कितने नंबर पाए उसका एवरेज लो, उसी के हिसाब से बच्चे को अच्छा है खराब बोल दो। नेग्लेक्टिंग टू कंसिडर वेदर दे गॉट बेटर और वर्स। और उन्होंने ये नहीं पूछा अपने आप से कि अगर किसी बच्चे ने 3 GPA पाया है और अब वो 4 पर पहुंचा है, और एक बच्चा पहले 4 था और अभी भी 4 पर है, तो कौन बेटर है? जो 3 से 4 पे आया। ये तो आप बता रहे हैं क्योंकि आप उस राइज को देख रहे हैं। स्कूल ने कहा भैया वो 4 पाया तुम 4 पाया, दोनों बराबर हो। क्या नेग्लेक्ट कर दिया? उस ग्रोथ को नेग्लेक्ट कर दिया। सिमिलर पैटर्न्स हेल्ड फॉर ऑड्स ऑफ फिनिशिंग कॉलेज। ऐसी ही चीज़ें देखी गई थी जब कॉलेज फिनिश करने की बात देखी गई। Students whose grades improved from freshman to junior year of high schools were significantly more likely to graduate from college and less likely to drop out than those whose grades declined over the same period. जिन बच्चों का ग्रेड इम्प्रूव हुआ फ्रेशमैन से जूनियर ईयर तक ऑफ हाई स्कूल, दे वर सिग्निफिकेंटली मोर लाइकली टू ग्रेजुएट। जिन बच्चों को होता है नंबर ख़राब थे, फिर अच्छे आए, फिर अच्छे आए, फिर अच्छे आए, उनको लगता है कि हाँ हम कंप्लीट करें, और वो कंप्लीट करने के चांसेस बढ़े। और जिन बच्चों के नंबर थे अच्छे, फिर कम 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 हो गए, क्योंकि ये बच्चे थे जब पढ़ाई करते थे उनको लगता था कि यार अब कॉलेज में आ गए हैं, अब तो हम लोग ओकेजनली बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस हो गया ना, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, तो उनके नंबर
गिरते गए। मैंने देखा था एक भाई साहब के उस पे इंस्टाग्राम पे बड़े प्राउडली उन्होंने शेयर किया है, फिर से मुझे 4 सब्जेक्ट में बैक आ गई है। किसके? एक भाई साहब के इंस्टाग्राम पे शेयर किया था उन्होंने, फिर से मुझे 4-5 सब्जेक्ट में बैक आ गई है। बैक आ गई इसको इंस्टाग्राम? वो सर कॉमेडी लिखती है। वो मुझे तो किसी एंगल से कॉमेडी लगी नहीं। अरे यार, आजकल जो इंजीनियरिंग का मतलब वो प्रोफाइल देखे जाते हैं ना, उसमें वो लोग आपका प्रोफाइल देखते हैं कि इंस्टाग्राम देखते हैं। तो आप अपना अच्छा ही चीज़ें शेयर करो। तो कह रहे हैं जिन बच्चों ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने को ख़राब किया, वो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट ही नहीं करते थे। बट एडमिशन ऑफिसर्स डिडंट टेक दिस डेल्टा इनटू अकाउंट। लेकिन एडमिशन ऑफिसर्स ने इस डेल्टा मतलब इस मूवमेंट को अकाउंट में लिया नहीं जब एडमिशन करा रहे थे। इसलिए इसको दिखाया गया है। इन सबको स्टार्स मिले हैं, किसी को स्टार, फिर दूसरा स्टार, फिर कप मिला, लेकिन सबके सब एक ही लेवल पे हैं। ये रन है। 8th में 90%, 60%, 65%, 65%, 62%, 60%, लेकिन यहाँ पर बेचारे ने शुरू किया 5% से, 0 से, और कम ज़्यादा करते करते पहुँचा 65% पे। तो ये जो 0% से 65% पर पहुंचा, और ये जो 65% से 65% पर पहुंचा, कौन सा लड़का ज़्यादा मेहनती है? ये वाला। ये चीज़ नॉर्मली स्कूल नहीं देखते। क्यों? क्योंकि वो लोग केवल फाइनल नंबर देखते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो सीधे लड़कों की फ़ोटो देखते हैं। लड़का देखा, अच्छा लगा, या इससे शादी करूँगा, और फ़ोटो देखा, मूंछ जो है उसकी छोटी है, गाल थोड़े फूले हैं। हर किसी को अपना बाप, अपनी बेटी और अपना कुत्ता दिखने में अच्छा ही लगता है। अपनी बिल्ली, कुत्ते कितने क्यूट लगते हैं सबको। जैसे ही आप किसी एक इंसान को सुंदर बोलते हैं, आप उस आदमी को जज करते हैं कि ये आदमी, जैसे रमन महर्षि को या निसर्ग दत्त को आप सुंदर बोलेंगे, बट मेरे लिए वो सबसे खूबसूरत लोग हैं। लेकिन आपने कहा ना नहीं, और जैसे ही आप नहीं कहते हैं, आपका सिस्टम 1 बायस हो जाता है। अगर कोई आदमी, मान लीजिए, उसको नहीं पढ़ा, उसने कभी नहीं पढ़ा, कृष्णमूर्ति को नहीं पढ़ा, रमन महर्षि को कभी पढ़ा नहीं, निसर्ग दत्त को कभी समझा नहीं, वो तो उनके पास नहीं जाएगा। और ऐसे लोगों के पास में बैठने से आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। देखिए, मैं फिर से कहूँगा, मैंने आज बड़ी मम्मी को भी कहा कि अभी हम लोग एक सीरीज़ बना रहे हैं, अल्केमी। उसमें लॉजिक और साइकोलॉजिक, ये दोनों चीज़ें कहीं कहीं तो कोइंसाइड करती हैं। अमेरिका में एक प्रेसिडेंट चूज़ किया गया था, वो इलेक्शन जीत गया था केवल इसलिए क्योंकि वो खूबसूरत था, और बहुत बेकार प्रेसिडेंट था वो। तो जो क्वालिटी ये अनइम्पॉर्टेंट है, जब आप उसको इम्पॉर्टेंट बना देते हैं, तो ऑब्वियसली वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन थी वो तो ख़त्म हो गई। तो मैं ये कहना चाहिए कि बड़े में जब आपको ये नहीं कहना चाहिए कि कुछ तो चला उनके दिमाग में बस। हम लोगों ने बातचीत किया, और उस बातचीत में हमको एक दूसरे समझ में आने लगे। हमने रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, वैल्यू करना शुरू कर दिया, और उसी से फिर सामने वाला सुंदर लगता है। ऐसा तो मैंने देखा नहीं होगा, देखा तो होगा ही। मैं बताता रहा हूँ, मेरा वजन 45 kg था। बोल रही थी जब तुम जा रहे थे, मैंने देखा इस लड़के की तो पुंगी है ही नहीं कुछ। मुझे लिटरली मेरे मुंह पे बोला था। और उनका भाई 6 फुट का, देखने में आमिर खान, हैप्पी। हिमांशु तो मेरी तरह ही था। फिर मुझसे बाद में बोल रही थी कि देखो भाई, मेरा भाई कैसा भी स्मार्ट दिखता हो, लेकिन अकल उसकी तुमसे अच्छी नहीं थी। अकल ही है जो ज़िंदगी, पता है, कुछ महीनों बाद, कुछ महीने छोड़ो, आप कुछ हफ्तों बाद आपको शक्ल दिखती नहीं है। हर एक इंसान अपने आप में एक डिवाइन फ्रैगमेंट है। जब आप किसी फिजिकल एस्पेक्ट को बोलते हैं नहीं, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एनलाइटेंड तो नहीं हो सकते। आप एक बार सेक्स एंजॉय कर लें शायद उस आदमी के साथ, क्योंकि आपको सबसे खूबसूरत इंसान चाहिए, और वो एक बार, खाली एक ही बार होगा, और ज़िंदगी आपको साल में 365 दिन जीनी है। और अगर 100, 200, 500 जन्म जिएंगे तो जोड़ लीजिए, 50 साल, 60 साल, 70 साल इंटू 100 जन्म, तो उसमें एक ही बार आपको अप्सरा मिलेगी। पर मुझे ऐसे फीलिंग आती है कि मैं उसको ऐसा प्यार नहीं कर सकता जैसे। अरे यार, तुम्हारे लिए तो बेस्ट कहानी है मेरे पास, ओशो ने सुनाई थी। एक आदमी ऐसी शादी करना चाहता था आप ही की तरह, सुना है आपने?
वो गया मार्केट में एक दुकान थी कि अगर आपको खूबसूरत लड़कियों से शादी करनी है तो अंदर आ जाइए, सुना है? अच्छा, फिर आखिरी में अपनी शक्ल देखी, हाँ। शीशे में लगा। अंदर जाकर के दरवाज़ा 2 थे कि बहुत खूबसूरत, कम खूबसूरत, तो ऑब्वियसली किस में जाएगा? बहुत खूबसूरत। अंदर गया तो बहुत कमाने वाली, कम कमाने वाली, बहुत कमाने वाली। फिर अंदर गया तो ज़्यादा दहेज लाने वाली, कम दहेज लाने वाली, ज़्यादा दहेज। ऐसे करते करते जो बेस्ट में था, फिर लास्ट में पहुंचा तो उसमें शीशा लगा हुआ था, उसमें लिखा था कृपया अपनी शक्ल देखिए कि आप इसके लायक हैं। लेकिन कोई भी आदमी ऐसी चीज़ के लायक नहीं है। हम्बलनेस मतलब होता है, कृष्णमूर्ति क्या बोलते हैं? हैप्पी इज़ द मैन हु इज़ नथिंग। और देखिए निसर्ग दत्त क्या बोलते हैं? इन द सर्च फॉर हैप्पीनेस, मैं आपकी कंडीशन में कहूँगा, इन द सर्च ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इज़ द कॉज ऑफ सफरिंग, इज़ द कॉज ऑफ सफरिंग। वही है दुख का कारण। ट्रू डिटैचमेंट ब्रिंग्स पीस, जो सचमुच का डिटैचमेंट होता है उससे आती है पीस। द एंग्जाइटी ऑफ वॉट विल हैपन टू मी इज़ रिमूव्ड बाई डिटैचमेंट। ये डर, अगर आप ये कह दें अपने आप से कि दुनिया की जो सबसे बदसूरत लड़की है मैं उससे प्यार कर लूँगा, और बोले ना अपने आप को, ये हटा ही दे, सूरत का कंडीशन हटा दें। मैं बता रहा हूँ, जिस लड़की से आप प्यार से बात करते हैं वो लड़की की शक्ल बदल जाती है, क्योंकि आप प्यार करते हैं तो उसका शक्ल धीमे धीमे, मसल्स, हमारे जो चेहरा है ना, वो इतना कमाल का है कि अगर कोई प्यार करता है, केयर करता है, तो ये धीमे धीमे वो मसल्स डेवलप हो जाते हैं जो खूबसूरत दिखना शुरू हो जाता है। बहुत से ऐसे लोगों को देखिए जो हमेशा दुखी रहते हैं, उनका चेहरा क्रिपल हो जाता है। एक कहानी थी, ज़ेन कहानी, मेरे पास वो बुक थी, अब तो गायब हो गई। उसमें एक आदमी को एक लड़की से बहुत प्यार हो जाता है। वो लड़की बोलती ठीक है 1 महीने बाद आना, फिर हम शादी करेंगे। फिर उसने अपने आप को खूब उल्टी कराया और उस उल्टी को इकट्ठा किया एक बाल्टी में, फिर पोपली हो गई, एकदम पतली दुबली, वो स्पिरिचुअल बंदी होगी। फिर वो आदमी आया, बोलता है मुझे उससे मिलना है। उस औरत को, उसी लड़की को बोल रहा है मुझे उस लड़की से मिलना है। वो कहाँ है? उसने कहा वो बाल्टी में है, ले जाओ। ये लिटरली फैक्ट है। अगर यहाँ पर जो 3-4 बच्चे बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, मैं आपको गरियाना शुरू कर दूँ, मारना शुरू कर दूँ, टॉर्चर करना शुरू कर दूँ, आपकी शक्ल ख़राब हो जाएगी। और वहीं कोई प्यार करना शुरू कर देता है तो शक्ल इंप्रूव हो जाती है। आज जो संदीप माहेश्वरी आपको दिखाई देते हैं स्मार्ट, अगर वो गरीब होते, स्मार्ट होते, कपिल शर्मा, अक्षय कुमार, ये सब अगर कहीं ऑफिस में नौकरी कर रहे होते, खाने का भी उनको पैसा नहीं होता, सोने की जगह नहीं मिलती, रात रात भर काम करना पड़ता, तो मजदूर दिखाई देते आपको। कितने ऐसे लोग दिखाई देते हैं इंस्टाग्राम पे जिनको आप बोलते हैं यार ये तो गरीब आदमी है लेकिन गाना कितना अच्छा गाता है। ये जो शक्ल का हमको हिप्नोटिज्म है, मैं कह रहा हूँ कि शक्ल तो आपकी आंखों से वो खूबसूरत दिखना शुरू हो जाता है। मुझे शक्ति जी बहुत अच्छे लगते हैं, विजय जी बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे एवरेज शक्ल है उनकी। रमन महर्षि की आंखें दिखाई देती हैं कितनी खूबसूरत। जो लोग बुद्ध की मूर्तियां बनाए हैं, क्या बुद्ध वैसे दिखाई देते होंगे एकदम गोल शक्ल वाले? वो तो उन्होंने अपनी मर्जी से बनाया उनकी सूरत, मूर्ति। एनीवेज, हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए। हम लोग पढ़ रहे थे राइज ओवर रन। इंपॉर्टेंट ये है कि कोई आदमी कितना राइज किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ना कि खाली रन किया है। इट इज़ हार्ड टू ओवर स्टेट हाउ रेडिकुलस दैट इज़। ये चीज़ मैं आपको समझा नहीं सकता कि कितनी मजाक वाली बात है। स्कूल्स जज यू एज मच फॉर योर परफॉर्मेंस 3 years अगो एज फॉर 3 months अगो। स्कूल्स आपको जज करते हैं, अच्छा 3 साल पहले बेटा 90% पाए थे और अब भी 90% पाते हो, बहुत अच्छे बच्चे। और एक बच्चा पाता है 3 साल पहले 30% और आज पाता है 90%, तब वो स्कूल वाले बोलेंगे बेकार है, ये तो था एक्चुअली 30% वाला, ये तो ऐसे ही 90% मिल गया होगा उसको। एंड दे डोंट इवन बॉदर टू लुक एट द मोस्ट रीसेंट एंड रेलेवेंट डाटा एट ऑल। और वो इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको देखते भी नहीं है। वी penalize people who rise after rocky starts when we should be rewarding them for the distance they have traveled. हम इन बच्चों को या उन लोगों को सज़ा देते हैं जिनको शुरुआत बड़ी ख़राब मिली थी, और हम उनको जहाँ की उनको रिवॉर्ड करना चाहिए था, जो बहुत मुश्किलों से आगे बढ़े हैं उनको रिवॉर्ड करना चाहिए था, हम उनको सज़ा देते हैं। इट इज़ टाइम फॉर यूनिवर्सिटीज़ एंड एम्प्लॉयर्स टू ऐड अनदर मेट्रिक। ये एक तरह का मिशन हो सकता है आपका, बिकॉज ये इंडिया की लाखों स्कूल्स में है ही नहीं, लाखों कंपनीज में है ही नहीं।
सब कंपनी, सब स्कूल चाहती है ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को कि उनको टैलेंटेड लोग मिले काम करने के लिए, लेकिन उनका सिस्टम ही नहीं ऐसा बना हुआ है, इंटरव्यू सिस्टम ऐसा बना नहीं है। अलॉन्ग विद GPA आई थिंक दे शुड हैव अ GPT। GPA के साथ साथ ऑथर कहते हैं उनके पास होना चाहिए GPT, ग्रेड पॉइंट ट्रैजेक्ट्री। ट्रैजेक्ट्री मतलब मूवमेंट, यहाँ से वहाँ तक ग्राफ होना चाहिए एक। दे कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट ओवर टाइम विद बेसिक डिवीजन। उनका देखना चाहिए रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कितनी रेट से इम्प्रूव किया है, कितना फास्ट। हम लोग देखते हैं ना वीडियोज़ में, कोई वीडियो कितना ज़ोर से ऊपर उठा है, वायरल कैसे हुआ है। राइज ओवर रन, हमको देखना चाहिए राइज ओवर रन कि इतने पीरियड में कितना वो राइज किया है। एवरी फेलियर फॉलोड बाई लेटर सक्सेस इज़ अ मार्क ऑफ हिडन पोटेंशियल। हर एक बार जब वो बच्चा फेल हुआ और उसके बाद वो सक्सेसफुल हुआ, ये एक निशानी है हिडन पोटेंशियल की। Over the basic GPA alone, on the basic GPA alone, compared to the other engineers applying to become astronauts, Jose didn't stand out. जोजे को जब नासा वालों के साथ देखा गया तो उसका खाली GPA देखा गया और बाकी लोगों का भी GPA देखा गया, ये उसका उनके GPA से कम था, तो ये स्टैंड आउट नहीं कर रहा था, अलग से नहीं दिख रहा था। इन कॉलेज ही हैड गॉटन C's इन केमिस्ट्री, कैलकुलस एंड प्रोग्रामिंग। इसी कॉन्सेप्ट पर एक फिल्म बनी है पिछले साल, इसी साल सुपर हिट हुई है, 3 इडियट से भी ज़्यादा फेमस हुई है। 12th फेल, जब उसका लास्ट में इंटरव्यू हुआ तो बाहर से चौकीदार क्या बोलता है, 10th के मार्क्स बताना मत कि 10th में तुम फेल हुए थे, हाँ 12th में तुम फेल हुए थे, बताना मत, क्योंकि तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा गया, तुमने कंपटीशन में अच्छे नंबर पाए, बस यही बताना। अगर फेल बता दोगे तो तुम्हें फेलियर लड़का गिनेंगे। बट उसमें दिखाया कि उसने बताया साफ साफ कि फेल हुआ था। तो बोल रहे हैं कॉलेज में उसको केमिस्ट्री में, कैलकुलस में और प्रोग्रामिंग में C मिला था। C मतलब बहुत बेकार नंबर मिले थे। हिज lackluster performance raised questions about whether he had the technical aptitude required to be flight engineer or mission specialist। ये जो उसका नंबर्स थे, lackluster मतलब उसमें कोई चमक नहीं थी, C था। इसकी वजह से नासा वालों को लगा कि ये फ्लाइट का इंजीनियर नहीं बन पाएगा या मिशन का स्पेशलिस्ट नहीं बन पाएगा। To their credit, NASA didn't have strict grade cutoffs, but they did favor candidates who had excelled academically। इसके फ़ायदे के लिए नासा का जो ग्रेड कट ऑफ था वो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं था कि इतने ग्रेड वालों को रखेंगे, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे लोगों को ही सेलेक्ट करते थे जिनको एकेडमिकली एक्सेल किए हो 90%, 99%। एंड दे डिडंट नो व्हाई जोजे ग्रेड हैड सफर्ड। और उनको ये भी नहीं पता था कि जोजे को जो नंबर ख़राब थे वो क्यों थे और वाई दे इम्प्रूव्ड ओवर टाइम। और उनको ये भी नहीं पता कि बीच बीच में फिर इम्प्रूव कैसे हुआ। टू अफोर्ड ट्यूशन्स, जोजे वर्कड इन ग्रेवयार्ड शिफ्ट एट द फ्रूट एंड वेजिटेबल कनरी, अराइविंग एट 10 PM एंड फिनिशिंग एट 6 AM। पढ़ाई कैसे करता था? ट्यूशन्स को अफोर्ड कर पाने के लिए वो ग्रेवयार्ड शिफ्ट में रात के समय काम करता था, फ्रूट्स में और वेजिटेबल कैनरी पे। वो रात को 10 बजे आता था और सुबह 6 बजे तक काम करता था। इट वॉज अ स्ट्रेन टू स्टे अलर्ट इन क्लास। बेचारा जब क्लास में बैठता था तो नींद आती रहती थी। लेट अलोन मास्टर द मटीरियल, और उसके बाद जाकर के पढ़ाई करना तो अलग ही चीज़ है। When the fruit season ended, he worked nights and weekends as restaurant bus boy। और जब फ्रूट का सीज़न ख़त्म हो गया तो उसके पास पैसे कमाने के लिए टाइम नहीं था, मतलब कुछ और करना था, तो गया वो काम करता था रेस्टोरेंट्स में वीकेंड्स में और रात को। Between demanding classes and grueling schedule, he finished his first semester with C average। इतनी मुश्किल की वजह से जब उसने अपना पहला सेमेस्टर ख़त्म किया तो उसको मिला C average। As he struggled academically, Jose started to feel like an outsider and question his ability। और जब इस पूरे दौरान उसको नंबर कम मिलते थे, स्ट्रगल करता था, तो उसको लगता था यार ये जो टॉपर लड़के हैं वो अलग होते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं आउटसाइडर हूँ। एक्सटेंसिव एविडेंस हैज़ आइडेंटिफाइड अ सोशल क्लास अचीवमेंट गैप। ये तो हम सब जानते हैं, स्कूल्स में हम कितना अपने को अलग महसूस करते हैं। टीचर्स हमेशा फेवर करते हैं उन बच्चों को जो 90% अच्छे बच्चे पाए जाते हैं, माने जाते हैं। फर्स्ट जनरेशन कॉलेज स्टूडेंट्स टेंड टू आउट परफॉर्म एकेडमिकली ड्यू टू द सीरीज ऑफ इनविजिबल डिसएडवांटेजेस। जो बच्चे फर्स्ट जनरेशन कॉलेज जाते हैं, मतलब उनके ख़ानदान में कभी कोई कॉलेज नहीं गया, अनपढ़ घर से आए हैं, ऐसे बच्चे अक्सर उनको अंडर परफॉर्म करते हैं, उनको नंबर कम मिलते हैं। और वो इसलिए क्योंकि ढेर सारी इनविजिबल डिसएडवांटेजेस हैं।
ऐसी मुश्किलें हैं जो दिखती नहीं हैं। द एक्सपेक्टेशन टू पेव देयर ओन पाथ डिस्करेजेस देम फ्रॉम सीकिंग हेल्प। अब ये बेचारे कोई है ही नहीं हेल्प माने के लिए, पापा के पास कोई हेल्प नहीं था। आज हम सब मिल करके अगर इंजीनियरिंग कर लेते तो कोई बड़ी बात नहीं। आपको मैं बताने को अंग्रेज़ी का एक चैप्टर नहीं समझ में आता, मेरे पास आ जाओ, चैट जीपीटी से पूछ लेंगे। पापा के पास कोई ऐसा हिसाब किताब था ही नहीं। द प्रेशर टू पे देयर ओन वे, पापा के पास प्रेशर था कि अपना खर्चा खुद देना होगा। उनको एक बार बीएचयू में एडमिशन मिल गया था इंजीनियरिंग में, फिर एडमिशन नहीं हो पाया, एज कम थी, मेरिट में नाम आ गया था, इसलिए उन्होंने नीचे वाले इंजीनियरिंग की डिप्लोमा किया। बाद में नौकरी करते करते एएमआई किया, जो कि इंजीनियरिंग के बराबर मानी जाती है। द प्रेशर टू पे देयर ओन वे, उनको खुद का पेमेंट करना था पढ़ाई का। द प्रेजेंस ऑफ सेल्फ डाउट, इस दौरान उनको डाउट भी ढेर सारा रहा होगा। एंड द एब्सेंस ऑफ बिलोंगिंग ऑल इंटरफेयर्स विद देयर एबिलिटी टू फोकस, और उनको ये भी नहीं फील होता था कि मैं ग्रुप को बिलोंग करता हूँ, जैसे ये तेज़ है वैसे मैं भी तेज़ हूँ, इसलिए वो बेचारे फोकस नहीं कर पाते थे अपने काम पे। द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ कॉलेज वॉज पर्टिकुलरली बम्पी पीरियड फॉर जोजे। जो पहला सेमेस्टर था कॉलेज का, जोजे के लिए बहुत बम्पी था, बहुत मुश्किल था। थिंग्स इम्प्रूव्ड एज ही फाउंड वर्क विथ मोर रीजनेबल आवर्स। फिर धीमे धीमे उसको ऐसा काम मिल गया जिसमें रातों रात काम नहीं करना पड़ता था, दिन में थोड़ा बहुत काम करके उसको पैसे मिल जाते थे। एंड एस्टैब्लिश्ड अ मोर सस्टेनेबल रूटीन, और उसका धीमे धीमे रूटीन भी ठीक हो गया। एंड टुक द इनिशिएटिव टू सीक ट्यूटरिंग टू फिल गैप्स इन हिज नॉलेज, और फिर उसने अपने ही पैसे से अपने को ट्यूशन पढ़वाया ताकि वो जो नहीं जानता था उस गैप को पूरा कर सके। विथ ईच सेमेस्टर हिज ग्रेड्स क्लाइम्ड, हर एक सेमेस्टर के साथ उसके जो ग्रेड्स थे ऊपर चढ़ते गए। हिज जीपीए रोज फ्रॉम 2.41 टू 2.9, उसका जीपीए 2.41 से 2.9 हुआ इन हिज फ्रेशमैन फॉल टू स्प्रिंग, एंड देन अप टू 3.3 टू 3.56, फिर 3.3 से लेकर 3.56 पर पहुंचा सोफोमोर में। एंड ही वेंट ऑन टू अर्न मैनी एज एंड ग्रेजुएट विद कम लाउड ऑनर्स, लॉर्ड ऑनर्स, और फिर उसको ढेर सारे एज मिले, और उसको जो ऑनर्स मिला वो भी खूब इज्जत के साथ मिला। ग्रेजुएट किया उसने ऑनर्स के साथ। ही वॉन अ फुल स्कॉलरशिप टू मास्टर्स प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और जब उसको इंजीनियरिंग करने के लिए बुलाया गया तो उसको फुल स्कॉलरशिप मिली, फीस लगी नहीं, फ्री में पढ़ा उसने। ऑल्दो ही डिडंट हैव अ परफेक्ट जीपीए, ही एस्ड ग्रेड पॉइंट ट्रैजेक्टरी, तो उसके जो नंबर्स थे वो परफेक्ट जीपीए नहीं थे, 4 4 4 4 सब में, लेकिन फिर भी उसकी जो ग्रेड पॉइंट ट्रैजेक्टरी थी वो बहुत अच्छी थी, वो उसने एस कर लिया था। वन कैवियाट, एक लेकिन पॉइंट है, व्हेन यूजिंग इम्प्रूवमेंट एज अ मार्क ऑफ पोटेंशियल इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेट रीजनेबल एक्सपेक्टेशन। जब आप इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसी ने इम्प्रूवमेंट कितना किया, एक चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रीजनेबल एक्सपेक्टेशन, आप सही उम्मीद लेके चलें। In an initial screen, upward trajectories are hints that candidates have overcome adversities. शुरू के स्क्रीनिंग में अगर कोई बंदे का मूवमेंट अपवर्ड जा रहा है, इसका मतलब कि उसने मुश्किलों को झेल करके ओवरकम किया है। बट वी कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट अ शार्प राइज। आप ये मत उम्मीद करिएगा कि जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो जूम करके राइज कर जाएगा, शार्प राइज नहीं करेगा। When people faced major setbacks, the slopes they have to climb get steeper. जब आपकी लाइफ में बड़े बड़े सेटबैक्स होते हैं, मुश्किलें होती हैं, तो जो स्लोप्स आपको चढ़ना पड़ता है वो बहुत स्टीप होते हैं, बहुत चढ़ाई वाले होते हैं। एंड मेंटेनिंग स्टेडी परफॉर्मेंस कैन बी अचीवमेंट इन इटसेल्फ। इसलिए अगर कोई आदमी एक के बाद एक ऊपर बढ़ता ही जा रहा है तो ये बड़ी चीज़ है। एग्जाम्पल के तौर पे ऑलमोस्ट अब 1 महीना हो गया मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था, 10 लाख रुपए लगाए, 10 लाख का हो गया 10,10,000, बड़ा खुश। 10 लाख 12,000, 15,000, 25,000, उसके बाद अभी कुछ दिन पहले आया 9,48,000। जितना पैसा लगाया था उससे भी कम हो गया। फिर 9,48,000 हट करके 9,50,000, 55,000, 60,000, 70,000 फिर से वापस आया 10 लाख पे। मैंने कहा भैया चलो कम से कम उतना तो हुआ। तो ऐसे ही जब एक बच्चा इम्प्रूवमेंट कर रहा है तो कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा। ये मत उम्मीद करिएगा कि हर बार ऊपर ही ऊपर जाएगा, क्योंकि मुश्किल चढ़ाई कर रहा है वो। लास्ट पैराग्राफ है, नो सिंगल मेजर ऑफ इम्प्रूवमेंट शुड बी आवर सोल मेट्रिक। कभी भी किसी आदमी का कोई एक चीज़ को मेजरमेंट को ये मत मानिएगा
कि उसका मेट्रिक है कि यही चीज़ बताएगा कि ये आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ट्रैजेक्टरीज आर वैल्यूबल स्टार्ट बट दे डोंट पेंट द फुल पिक्चर ऑफ पोटेंशियल। आप अगर ट्रैजेक्टरीज को देखें, मतलब इंप्रूवमेंट को देखें, तो ये शुरुआत की तो अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे पूरी पिक्चर नहीं दिखाई देगी आपको। To gauge the distance people are capable of traveling on a steep slopes, it's so critical to take a closer look at the skills and abilities they have gained so far. अगर आप ये देखना चाहते हैं कि किसी आदमी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कितना इंप्रूवमेंट किया है, तो दो चीज़ों पर ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से देखिए कौन कौन सी स्किल और कौन कौन सी एबिलिटीज़ उसने अभी तक सीखी है। Instead of looking at past experiences and past performance, we should find out what they have learned and how well they can learn. बजाय इसके कि उन्होंने पास्ट में कैसा एक्सपीरियंस किया और क्या क्या परफॉर्म किया, आप ये देखिए कि उन्होंने क्या क्या सीखा और कितने अच्छे से सीखा। What they have learned and how well they can learn, वो कितने अच्छे से सीख सकते हैं। And to do that, we need to rethink how we interview people. और इस चीज़ को देखने के लिए हमें फिर से सोचना पड़ेगा कि हम जो लोगों का इंटरव्यू लेते हैं वो कैसे लेते हैं। The most fascinating approach I have seen is a call center in Israel. इंटरव्यू लेने का जो सबसे कमाल का तरीका है, अप्रोच है, वो मैंने एक कॉल सेंटर में देखा था इज़राइल की, जो हम लोग कल पढ़ेंगे। इंटरव्यू विदाउट अ वैम्पायर, बिना वैम्पायर के। वैम्पायर क्या होता है? खून चूसने वाले जो प्राणी होते हैं, उनके बिना जब आप इंटरव्यू लेते हैं तो कैसा होता है। मज़ा आ गया था मुझे इसको पढ़ के। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करिए, ठीक है।